क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? चलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। इनकम टैक्स क्लास में हम लोग आज पीजीपीपी में, पीजीपीपी मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन किए थे फर्स्ट क्लास में। फिर कल की क्लास में बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बिजनेस क्या है, प्रोफेशंस क्या है, बिजनेस प्रोफेशंस में डिफरेंस क्या है, बिजनेस में टैक्स ऑडिट क्यों मैंडेटरी है, कौन से सेक्शन के अंदर कहा गया है, ये सब कुछ बात किए। और फिर जो सबसे बोरिंग काम है उसी में बात कर लिए। और वो बोरिंग काम क्या है सर? प्रोफार्मा रेडी करना। ठीक है, बोरिंग तो है पर बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि प्रोफार्मा के अंदर ही एक्चुअली इनकम टैक्स का, पीजीबीपी का जो मेन सीक्रेट है वो उसी के अंदर है। पीजीबीपी का जो मेन सीक्रेट है वो उस बोरिंग फॉर्मेट के अंदर ही आता है कि सर किसके साथ किसको ऐड करना चाहिए और क्या लेस करना चाहिए। जैसे किसके साथ किसको, मैंने बेसिकली हमें पीजीबीबी में क्या करना होता है, पीएल को रेक्टिफाई करना होता है। बिकॉज एग्जाम में क्या करेगा, या जो पीजीबीबी का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है उसमें, जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें एक बंदा अपना पीएल लेके, जैसे मानो अपने आप को कंसल्टेंट, ठीक है, सपोज यू आर ए टैक्स कंसल्टेंट। तो अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो और आपके पास एक बिजनेसमैन अपना डेटा लेके आता है, ठीक है, या प्रोफेशनल्स, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, या फिर कोई अदर, जैसे नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपना कर ही लेगा बस, अगर ऑडिट करवाना तो किसी से और से करवाना। अदरवाइज कोई भी प्रोफेशनल बंदा, कोई भी बिजनेसमैन आपके पास आता है और आके बोलता है कि सर मेरा टैक्स फाइल कर। तो जब वो बिजनेस, हाँ हाँ, ठीक है, टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग एक ही का बात। तो बेसिकली मेरा टैक्स फाइल करना है, तो सबसे पहले तो बिजनेसमैन को टैक्स का कंसल्टेंसी देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटेल्स उसके उससे तुमसे लेना पड़ेगा। तुमको क्या करना है कि बिजनेसमैन को बोलो कि अपना अकाउंटिंग डिटेल्स लाओ। अब आजकल तो सारा चीज डेटा में रहते हैं, डिजिटली रहते हैं, है ना। अगर डिजिटल होगा तो डिजिटल, अगर फिजिकल होगा तो फिजिकल, ठीक है। फिजिकल डिजिटल जो भी डेटा है लेके आओ। अच्छा सर, अगर उसके पास कुछ नहीं है, मानो अकाउंट ही मेंटेन नहीं करता, तो कम से कम उनसे आप उसका बैंक डिटेल्स मांग लो। हाँ, ठीक है, बैंक डिटेल्स में क्या होगा, जैसे मानो करेंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है तो उससे बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स मांगने से क्या सुविधा होता है, ट्रांजेक्शन का एक सुविधा होता है कि उसने साल भर का क्या ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि इनकम टैक्स रेट, हाँ, डेबिट क्रेडिट का एक डिटेल्स, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सेविंग्स अकाउंट में नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि सेविंग्स अकाउंट इज नॉट योर बिजनेस अकाउंट, बट सेविंग्स अकाउंट तो तुम्हारे बिजनेस से ही आ रहा है। सपोज तुमने करंट अकाउंट में डेली जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसमें से जब भी तुमको लगता है तुम सेविंग्स में ट्रांसफर करते हो, तो उससे भी पता चल जाता है कि तुमने कितना साल भर का कमाया। अगर उसका कोई अकाउंट्स नहीं है तो वो तुमको आके बोलेगा सर मेरा एक अकाउंट्स रेडी कर दे, ठीक है। तो तुम उसको पहले एज एन अकाउंटेंट तुम उसको पहले रेडी करोगे, ठीक है। फिर जरूरत पड़ने से उसमें ऑडिट भी करोगे, ठीक है, ऑडिट भी करोगे, ऑडिट करके साइन वगैरह करके दे दोगे उसको। फिर ये डेटा लेके वो तुम्हारे पास फिर आएगा, साइन बेसिकली ऑडिट का साइन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है 44A में ऑडिट करवाना है, ठीक है। नॉर्मल केस में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर जाएगा तो फिर ऑडिट करवाना है। फिर आपके पास वो फिर से आएगा, क्या करने के लिए आएगा, टैक्स फाइल करने के लिए आएगा। इससे पहले क्या आया था, अकाउंट्स रेडी करें, उसके पास कुछ नहीं है तो अकाउंट्स रेडी करेगा, और अगर अकाउंट्स है तो टैक्स फाइल करने के लिए, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास टैक्स फाइल करने आएगा तो फिर अभी इनकम टैक्स के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एज पर अकाउंट्स उसने रेडी करके लाया, वो जो अकाउंट्स रेडी करके लाएगा वो है उसका एज पर अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली हम लोग एज पर अकाउंट्स ही करते हैं। अब एज पर अकाउंट्स आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है कि एज पर इनकम टैक्स वो सही है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं सर अकाउंट्स में तो हमको जो करना है हमने किया, ठीक है, आपने अकाउंट्स में जो किया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज पर इनकम टैक्स जो रूल है वही पीजीबीपी आपको सिखाता है, ठीक है। तो पीजीबीपी में
या प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जो चैप्टर है ये एक बिजनेसमैन का जो भी अकाउंट्स है वो आपके पास जैसे ही लेके आएगा उसको बस आप चेक करो कि एज पर इनकम टैक्स वो ठीक ठाक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना है। ज्यादातर केस में ठीक नहीं रहता है, ठीक करना पड़ता है। ठीक करके जो सही अमाउंट होता है उसको आइडेंटिफाई करके फिर रिटर्न फाइल के लिए आगे बढ़ना है। इनकम दैट इज द एड्रेस, माने यू कैन आल्सो से इट्स अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में यस्टरडे हम लोग यही सब बातचीत किए थे सर, कि सर सपोज आपको इवन एक क्वेश्चन भी किया था हम लोग फर्स्ट लेक्चर्स में पीजीपीपी में रिसेंटली, शिवम का एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें वही तो दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा और भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। शिवम का क्वेश्चन तो बस एक डेमो था। ठीक है, ऐसा और भी वेराइटीज हो सकता है पीजीपी। तो वेराइटीज कितना भी पूछ लें, अगर आपको आइटम का कॉन्सेप्ट पता हो, सेक्शन पता हो, तो वेराइटीज से आप नहीं डरो। प्रॉब्लम तो तब हो जाता है कि जब स्टूडेंट्स बिना प्रोविजंस पढ़ के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कहीं से देख के चले जाते हैं, तब प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सिमिलर काइंड ऑफ जो क्वेश्चन, मानो 4 क्वेश्चन किया, मैं आपको 4 क्वेश्चन करवा दिया और बोला कि चलो पीजीपीपी रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पीजीपीपी खत्म, तो मेरा भी 3 क्लास में पीजीपीपी खत्म। ऐसा बोलने से 3 महीने में इनकम टैक्स भी खत्म कर। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट क्या है ना, अगर आपको जड़ के बारे में पता ना हो तो फिर बाकी एग्जाम में जाके आप क्या हो, एग्जाम में जाके आप देखोगे कि ये सब तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से दे दिया, है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि आपको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा तो जाता है। स्टडी मैट के अंदर होता है, इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाके जाओगे वहां पर मिल जाता है। मैंने बेसिकली आपको पीजीबीपी जानना है, मैंने पीजीबीपी को जड़ से जानना है कि व्हाट इज पीजीबीपी एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर पीजीबीपी, मैंने इनकम अंडर पीजीबीपी। तो कल मैंने आपको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेशंस करने का फॉर्मेट दिखाया था। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पार्ट बाकी रहेगा, वो बाकी पार्ट को कंप्लीट करते हैं और आपको बता देते हैं। जैसे मेरे हिसाब से हम लोग कल यहाँ पर लिखे थे, ये ई पॉइंट तक हम लोग कवर कर चुके थे, मैंने अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज नोट डाउन करना, नोट डाउन भी कर लिए थे और अंडरस्टैंडिंग भी कर लिए थे। अब लेस अमाउंट जो है, ये लेस अमाउंट को थोड़ा जानेंगे और 115 बीएससी में भी थोड़ा सा बात कर लें। ठीक है, कि लेस क्या होता है, ठीक है, और 115 बीएससी में क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली 115 बीएससी में तो देख रहे हैं, इसके साथ बस आगे जोड़ना पड़ेगा कुछ। ठीक है, आगे कुछ चीजें बस जोड़ना पड़ेगा, जैसे प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द पीजीबीपी अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम टेकिंग बिजनेस इनकम कंप्यूटेड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी एज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बस ऑप्शनल के अंदर देखना है कि क्या चीज और एक्स्ट्रा ऐड होता है, लेकिन उसमें जाने से पहले 115 बीएससी जो लास्ट दिन स्टार्ट हुआ था उसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, उसको पहले कंप्लीट करो। चलो, ये सबको याद आ गया ना, कल कहाँ तक बात किए थे और आज कहाँ बात करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं। সরি তখন পরে বলছে সবাই, বুঝতে ওদের পারছি। বুঝতে পেরেছে। আমি তো ভাবছি স্ক্রিন শেয়ার আছে, খেয়ালই করিনি স্ক্রিন, ওদেরকে স্ক্রিন শেয়ার করেন। नो लुक एट लास्ट दिन जहां तक मैंने कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने बोला था कि लेस अमाउंट क्या क्या हो। ए अभी स्क्रीन शेयर है ना आप सबको? हेलो, है सर। यस सर। ठीक है सर, चलो देखो, income credited in PL but not taxable or taxable under any other head। टॉपिक क्या था? इनकम credited in PL but not taxable or taxable under any other head। सर इस बात का मतलब क्या है? सर इस बात का मतलब ये है कि जो इनकम आपके बिजनेस के पीएल में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ठीक, सॉरी क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, इनकम क्रेडिटेड इन पीएल बट नॉट टैक्सेबल, मैंने पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं, पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है। ओके, या फिर दूसरे किसी हेड में टैक्सेबल, से फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकता है, से फॉर एग्जांपल सैलरी में टैक्सेबल हो सकता है। ऐसा एनी काइंड ऑफ आइटम जो दूसरे हेड में टैक्सेबल है बट पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपने उसको पीएल में क्रेडिट कर दिया। तो अगर पीएल में क्रेडिट हो गया तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा दिखेगा, है ना। पीएल में
अगर आप इनकम दिखाओगे, ज्यादा इनकम दिखाओगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फिर हम लोग वहां से ऐड कर दिए थे वो सारा चीजें, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड। ठीक है, मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमने डेबिट कर दिए हैं बट वो अलाउड नहीं है पीजीबीपी के हिसाब से, तो अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे, पीएल में ऐड बैक कर दो, पीएल में ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करने से पीएल जितना अमाउंट में गिर गया था, मैंने घट गया था, उतने अमाउंट में पीएल वापस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐड का जितना आइटम मोटा मोटी प्रोबेबल हो सकता है उस पर बात हुआ था। फिर जाके मैंने आपको एक लेस आइटम के बारे में बताया कि एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, माने एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। डिडक्शंस होना चाहिए था बट पीएल में हमने उसको डेबिट नहीं किया। इसका भी एक लिस्ट कल आपको मैंने करवाया था, है ना। तो जो होना चाहिए था पर नहीं किए तो लेस करो, जो होना नहीं चाहिए था पर आपने किया तो ऐड करो। सिमिलरली यहाँ पर अभी और एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम के बारे में बात कर, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम। तो इसका लिस्ट को भरो सर, लेस। डिविडेंड इनकम, एग्जाम्पल के रूप में डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम किस हेड में आता है, अदर सोर्स में आता है। तो अगर डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में आता है तो वो पीजीपीपी में तुम क्रेडिट क्यों दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तुम कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों दिखाओ, क्योंकि वो तो बिजनेस का इनकम ही नहीं है। तो जो इनकम बिजनेस का नहीं है वो इधर क्या कर रहा है, तो सिंपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं पीजीपीपी में डिविडेंड इनकम को लेस करो, माने पीएल से लेस हो जाएगा। तो बस ये अमाउंट को इनर में रखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्री इनकम। एग्री इनकम exempt अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सर एग्री इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, टैक्सेबल ही नहीं है। हाँ कभी कभी टैक्सेबल हो जाता है अगर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है तो, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे एग्जेम्प्टेड है इन सिंपल। तो जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उसको आप पीएल में क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हो मेरा एग्री इनकम बोल के, प्रॉफिट तो बड़ा हुआ रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या, अकाउंट अकाउंट गलत हुआ है, तो उसको भी क्या करना है, यहाँ पर लेस कर देंगे। पीएल में बड़ा हुआ है तो लेस कर देंगे, जिसके कारण पीएल ज्यादा है, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहेगा, उस चीज के कारण, जिस चीज के कारण हो रहा है उस चीज को मैं लेस कर, सिंपल नॉलेज लगाना, सिंपल नॉलेज सिंपल लॉजिक। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेविंग्स, बैंक अकाउंट और अकाउंट एफडी। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेविंग्स, बैंक अकाउंट, सेविंग, एफडी अकाउंट का इंटरेस्ट, ये सब कौन से हेड में आता है, हाँ टैक्सेबल अंडर, टैक्सेबल अदर सोर्स ना, वेरी गुड। ये सब टैक्सेबल अंडर अदर अदर सोर्स होता है सर। तो जो अदर सोर्स में टैक्सेबल है वो यहाँ क्या कर, ठीक है, तो वो भी लेस में हो जाता है, वो भी लेस में चला जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अनदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट taxable under the head capital gain, माने एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट सेल करके आपको जो गेन होता है, सपोज आपका लैंड था, आपने लैंड बेच के प्रॉफिट कमाए, आपका शेयर मार्केट से इनकम था, शेयर बेच के कमाए, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड्स था वो बेच के कमाए। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको बेच के आपका कैपिटल गेन होता है, ऐसे तो कैपिटल गेन चैप्टर में आपको डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा
कि कैपिटल एसेट क्या होता है, तो उसमें आपको डिटेल्स पता चल जाता है कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो फिलहाल इतना समझ लो कि जो कैपिटल गेन का इनकम है या प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन है, वो पीजीपीपी में तुम क्यों क्रेडिट करोगे? मैंने तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इनकम क्रेडिट करके तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, उसे भी लेस करो। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है, उसका जो रेंटल इनकम है, वो बिजनेस के पीएल में क्या कर रहा है? हाँ, लेस करो। देखा सर, कितना सिंपल सिंपल लॉजिक में चलोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम्स एटसेट्रा, ये भी अदर सोर्स में जाता है टैक्सेबल। इसमें भी आपको अदर सोर्स का कुछ आइटम का पता अभी से चल रहा है। टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आई फोर्स। ठीक है, तो जो अदर सोर्स हेड का चीज है, वो पीएल में क्रेडिट क्यों करोगे आप? आप कुछ विनिंग करोगे, लॉटरी से जीतोगे, हॉर्स रेस खेल के जीतोगे, ठीक है, ये सब जो गैम्बल करके जीतोगे, ये सब इनकम के ऊपर 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो 30% फ्लैट रेट टैक्स चार्ज होता है, वो इधर नहीं आता, वो अदर सोर्स में जाता है। अदर सोर्स चैप्टर में डिटेल्स में कवर करेंगे। केबीसी, केबीसी नहीं, वो तो गेम्स में आ जाएगा। केबीसी बांग्लादेश যেটা হয় दादागिरी, सौरव गांगुली करता है ना, ठीक है, दादागिरी। ठीक है, तो दादागिरी का भी जो क्विज कॉन्टेस्ट है ना, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ड्रीम इलेवन का पैसा, माई इलेवन सर्कल का पैसा, बेटिंग ऐप से जो करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। आदत सोचो बिजनेस पे नहीं आता है। ठीक है, प्लेस कर देंगे। अच्छा, गिफ्ट, गिफ्ट भी अदर इनकम में जाएगा। गिफ्ट एग्जेम्प्ट टैक्सेबल अंडर द हेड आई फोर्स। 50,000 तक गिफ्ट नॉर्मली छूट होता है, उसके ऊपर जाने से टैक्सेबल होता है, लेकिन शादी ब्याह में मिलने वाला गिफ्ट में टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव से जो शादी ब्याह में, मैरिज फंक्शन में जो तुमको रिलेटिव से मिलता है, या फिर बेसिकली जिसको भी तुम बुलाते हो, तुमको गिफ्ट देता है नहीं देता? देता है ना, तो वो भी छूट है। इसीलिए तो विराट कोहली जब केएल राहुल को बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया था ना, केएल राहुल की शादी में, केएल राहुल एंड आतिथ्या शेट्टी, वो सुनील शेट्टी का बेटी है ना, अथिया शेट्टी ना आतिथ्या शेट्टी बोल के, ठीक है, तो दोनों का शादी हुआ, तो शादी में उनको बहुत बड़ा बड़ा चीज गिफ्ट में मिला था। ठीक है, जैसे किसी ने बाइक दे दिया, किसी ने तो कार दे दिया 50-50 लाख का, सब एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, शादी में मिला है। ये भी चला जाएगा आईफोर्स में, तो ये भी इधर लेस लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या सारा चीज पूछ लेगा आपको? क्या एग्जाम सिचुएशंस में आपको हर एक आइटम उठा के पूछ सकता है? नहीं नहीं, इनमें से कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देते हैं। सर रिफंड क्यों देता है? कई बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स में बिजनेसमैन क्या करता है, जिसका बेसिकली एडवांस टैक्स होता है, वो ना प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर देता है। नॉर्मल रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करो, है ना। लेकिन इन वेरी फ्यू सिनारियो ऐसा होता है जिसमें एडवांस टैक्स आ जाता है, तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में दे देता है, तो पूरा साल भर का बिजनेस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप आइडिया करके आप एक टैक्स दे देते। सर कैसे पता चलता है? सर जिसका मोटा मोटी जैसा इनकम होता है ना, वो ऑलमोस्ट रहता है 5-10% ग्रोथ के साथ, वो सोच रहा है कि इस बार इतना होना चाहिए। अगर बाई चांस मानो कि इनकम उतना नहीं हुआ, लेकिन टैक्स पहले जैसा दे दिया, टैक्स पहले सपोज तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी होता है 1.5 लाख का, तुमने दे दिया 1,70,000, तो ये बाकी जो 20,000 है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको रिफंड करता है। ठीक है, एडवांस टैक्स चैप्टर में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। तो ये जो इनकम टैक्स रिफंड है ना, ये भी अगर आपको मिलता है, तो इसको भी आप पीएल में क्रेडिट मत करना, क्योंकि ये भी आपको टैक्स बने बेसिकली पीजीबीबी के केस में, अगर बाई चांस आपने कर दिया तो लेस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्स।
ये भी आधा सोर्स में ही जाता है। बेसिकली ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, सिंपल बात है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दे दिया था, ये टैक्सेबल ही नहीं है। ये इसको मतलब किसी सोर्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं, ये किसको किसी सोर्स के अंदर डालने का, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स पेमेंट करने की नहीं तो कैलकुलेशन करके दे दिया, तुमने पूरा कैलकुलेट करके देखा, सर कैलकुलेशन करके दे दिया मैंने मेरा इनकम होने से पहले दे दिया। सर ऐसा होता है क्या? हाँ सर होता है, एडवांस टैक्स के केस में होता है। जैसे पीजीपीपी हेड में बहुत सारे केस में एडवांस टैक्स देना पड़ता है। जिनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाता है, ऐसे केसेस में भी कोई कोई केस में, कंपनीज के केस में एडवांस टैक्स चलता है। ठीक है, तो अगर आप एडवांस टैक्स दे देते हो, मैंने प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में, सपोज ये क्या चल रहा है, 23 24 25 चल रहा है, अभी 24 25 का टैक्स आप 24 25 में ही दे दोगे, 25 26 में नहीं दोगे। लेकिन एक बार में नहीं, क्वार्टर क्वार्टर में देना पड़ता है। डोंट वरी, आई विल डिस्कस। ठीक है, मैं एडवांस टेस्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अगर किसी का एग्जाम सामने है, वो मेरे से एडवांस टेस्ट का क्लास लेके देख लो। ठीक है, कि ताकि क्या होता है एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस में, वहां पर बोला हुआ है मैंने। सो इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, सिंपल बात है। तो टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर पीएल में क्रेडिट करने से नहीं चलेगा। अच्छा, कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो रिफंड बेचते हैं ना, आपको जो रिफंड करते हैं, उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी देता है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ये टैक्सेबल है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स है। मैंने एक्चुअली क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको पे करने में लेट कर रहा है, तो अगर मानो 1 महीना 2 महीना बाद कर रहा है तो इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। ठीक है, तो जितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, मंथली बेसिस में या एनुअल बेसिस में, वो इंटरेस्ट आपका इनकम है। सपोज 1 लाख की जगह 1.5 लाख टैक्स दे दिए, 50,000 एक्स्ट्रा है, वो 50,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड करेगा, और रिफंड करने के टाइम पे इंटरेस्ट भी भरेगा। ठीक है, मैंने बेसिकली रिफंड तो देरी हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो विद इंटरेस्ट दे देता है अगर देरी कर रहा हो ऑब्वियसली। तो ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट आपको देगा, वो इंटरेस्ट आपका इनकम है, वो इनकम अदर सोर्स में जाता है, तो वो पीजीपीबी में क्रेडिट नहीं कर सकते आप, लेस कर दो। समझ में आया? ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेस होने का, कि क्या चीज लेस होता है। अब ये मोटा मोटी ये जितना चीजें हैं जो एक्चुअली आपके हेड का नहीं, देखो इसमें बहुत सारा चीज कवर करने का कोशिश किया गया एक ओवरऑल आइडिया के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक शायद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूरा इनकम टैक्स का आइडिया हो जाता है, तो कौन सा इनकम कहाँ टैक्सेबल होता है, वो सैलरी आइटम है कि बीजीपीपी आइटम है कि अदर सोर्स आइटम है कि कैपिटल गेन आइटम है कि अदर, हाँ, और क्या हाउस प्रॉपर्टी आइटम। अगर आपको एक इसका प्रॉपर आइडिया हो जाता है ना, तो अगर क्वेश्चन में दे भी देता है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये टैक्सेबल है कि अदर अदर हेड में टैक्सेबल है। तो अगर टैक्सेबल इस हेड में नहीं है या अदर हेड में टैक्सेबल है, तो उसको करेंटली पीजीपीपी के केस में क्या करेंगे, पीएल से लेस करेंगे। ठीक है, सिंपल फंडा, ज्यादा ना दिमाग मत चलाओ। ठीक है, डोंट थिंक थिंक टू मच, सिंपल सोचो, सिंपल रहो। ये जितना सारा चीज टोटल हुआ, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, ई ई तक किए थे। अब टोटल करके मानो इसको एफ नाम दे देते, फिर जो एफ आया, जो ई का टोटल था, उसमें से एफ को माइनस करना पड़ता है क्योंकि लेस हुआ ना। तो ई का एफ का जो भी टोटल होगा, ये ई से माइनस हो जाएगा, और माइनस होके आपको जो मिलता है उसको एक जी नाम दे दिया गया। बाकी ये सब वैल्यूएशंस में आएगा, एग्जाम में से ए बी सी डी करके ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना सर बातें? बोलो। Yes. सर आगे क्या हो, चलो कुछ और बातें रह गया है, हल्का फुल्का कुछ पॉइंट्स है, बता देता हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल
कुछ आइटम है, इसे भी ऐड करना पड़ता है, बट ये क्यों ऐड करना पड़ता है ये पहले समझो। ये हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ई माइनस एफ करके हमें क्या मिला था, जी। ई माइनस एफ करके हमें जी मिला था। जी के साथ कुछ आइटम ऐड करना पड़ सकता है। सर क्या आइटम है जिसे ऐड करना पड़ सकता है? इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम if the same is given as additional information and has not been credited to statement of PL. Income chargeable under this head और डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम माने मान लेंगे कि इसी हेड का इनकम है। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम if the same is given as a additional information and has not already been created in statement of PL। माने पहले PL में क्रेडिट नहीं हुआ था, ठीक है, has not already been credited in PL, और वो अगर इस पर्टिकुलर हेड में क्रेडिट होना चाहिए या डीम्ड इनकम होना चाहिए। तो एग्जांपल के रूप में सैलरी, रेमुनरेशन और इंटरेस्ट received by a partner from the firm to the extent the same is to the extent the same is to the extent the same is deductible in the hands of the firm. To the extent it is deductible in the hands of the firm. ये सेक्शन 40B में बोला है, मैं बाद में चर्चा करूंगा और डिटेल्स में। मैंने सैलरी, रेमुनरेशंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। फर्म माने पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, जो रेमुनरेशंस मिलता है, या फिर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, टू द एक्सटेंट द सेम इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ ए फर्म एज पर सेक्शन 40B। माने अगर वो फर्म के हाथ में जितना एक्सेप्टेबल होगा उतना तक तो ठीक है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा, टू द एक्सटेंट द सेम इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो अगर फर्म के हाथ में जितना तक एक्सटेंशन हो सकता है उतना एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो तो सैलरी हो जाएगा, रेमुनरेशन जितना है वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला? कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जानबूझ के एक्स्ट्रा सैलरी दिखाता है पार्टनर के नाम पे। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का दिखा, मैंने रिसीव नहीं करता है, दिखा जा रहा है, रिसीव एक्चुअल में नहीं कर रहा है। सपोज सैलरी होना चाहिए 50,000, तुम दिखा रहे हो 70,000, तो तुम तो पार्टनरशिप के पीएल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो पीएल अगर ज्यादा खर्चा दिखाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये सब चीज को बहुत बारीकी से देखता है। सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट रिसीव बाय ए पार्टनर। और क्या है ना, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनर है वही तो बिजनेस को चला रहा है। मेरा बिजनेस है, मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें से काम करता हूँ, बदले में फार्म मेरे को ही सैलरी देता है। सपोज मैं और तू
मान के एक बिजनेस पे पार्टनर, ठीक है, यहाँ पर नील है सर, तो नील का एग्जांपल ले रहा है। सपोज मैं और नील पार्टनर है। अब मेरे को पता है कि नील को पता है कि हम लोग कितना काम करते हैं, तो नील बोला कि सर मैं फुल टाइम करूंगा, आप तो उतना टाइम नहीं दे सकते, तो मेरे को सैलरी दे दीजिए। अब नील का सैलरी मैंने तय किया 20,000, लेकिन जब मैं दिखा रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा हूँ 30,000। ठीक है, तो क्यों एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ तुमको? ताकि पार्टनर का जो टैक्स फाइल होगा पार्टनरशिप फार्म का, उसमें मैं तुम्हारे मैंने पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस का खर्चा ज्यादा दिखा सकूं। तो अगर मैं खर्चा ज्यादा दिखा दूंगा तो पार्टनरशिप फार्म का क्या हो जाएगा? इनकम गिर जाएगा, और इनकम गिरने से टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब तरकीब लगाते हैं। इसीलिए बोला सैलरी रेम्युनरेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म टू द एक्सटेंट द सेम इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ सेक्शन 40B। तो ये क्या कर देगा फिर? ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड बैक हो जाएगा। बैड डेट allowed as deduction under section 36 subsection 1 clause 7 in an earlier previous year, now recovered। सर बैड डेट पहले हुआ था, ठीक है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 बोलता है कि बैड डेट क्या होता है आप लोग जानते हो अकाउंटेंसी में। बैड डेट हुआ था पहले ही साल, जो अभी रिकवर हो जा रहा है। तो अगर बैड डेट रिकवर होता है तो उसको हम लोग इनकम टैक्स में बोलते हैं डीम्ड इनकम। ठीक है, डीम्ड एज इनकम, डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। समझ में आ रहा है सर? तो बैड डेट रिकवर होने से ये आपके इनकम पे पीएल में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? और क्या हो सकता है? मैंने बेसिकली डिपार्टमेंट आपको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। रेमिशन और सीजेशन ऑफ, हाँ मतलब उसी पॉइंट पे चल रहा है एड बैक का और एक दूसरा पॉइंट। सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, CESA SSA सॉरी CESSA TIO, सीजेशन, सीज हो जाना। अच्छा अच्छा, रेमिशन एंड सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो डीम्ड इनकम। सर ये क्या चीज है? रेमिट करा मैंने ट्रांसफर पर, रेमिट मैंने ट्रांसफर। सपोज तू बिजनेस करता है, मेरे से कुछ लोन लिया था, एग्जाम्पल करो। अब तू लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, बट ड्यू टू एनी रीजन मैंने तेरे को रेमिट कर दी। मैंने बेसिकली मैंने जो ट्रेडिंग लाइबिलिटी था तो मेरे को तेरे को पे करना था, ठीक है, तू मेरे को पे करता ट्रेड लाइबिलिटी। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन तू बिजनेस छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस तो किसी और को दे रहा है, बिजनेस तेरा ट्रांसफर हो जा रहा है। तो तेरा जो ट्रेडिंग लाइबिलिटी मेरे पास था वो तू रेमिट कर रहा है, वो लाइबिलिटी किसी और के पास चला जा रहा है। सपोज यू आर टेकिंग अ लोन 1 लाख रुपीज फ्रॉम मी, ठीक है, बट अभी तू बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है। तेरा जो लोन है 1 लाख टका विद इंटरेस्ट मान 10%, 1,10,000 टका तेरे को मुझे एक्चुअली पे करना था। लेकिन अभी तू क्या कर रहा है, तेरा बिजनेस तू दर्ज को दे रहा है, तो तेरा बिजनेस तू दर्ज को दे रहा है, साथ में लाइबिलिटी भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेमिट कर दे रहा है तू। तो इसमें तू अगर तेरा लाइबिलिटी शिफ्ट कर दे रहा है तो तेरे को और नहीं देना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट का लाइबिलिटी तू नहीं दे रहा है, तेरा बिजनेस तो खत्म ना। तो इनकम टैक्स बोलते हैं, तो फिर जितना लाइबिलिटी तेरा था वो तेरा इनकम हो गया।
1,10,000 टका दूसरे को देना था, मेरे को देना था, मेरे को नहीं दिया तो, और लाइबिलिटी दर्श ने खरीद ली, तो फिर जितना अमाउंट दर्श दर्श ने खरीद लिया तेरे से, तो उतना अमाउंट तेरे को नहीं देना है। तो तू अगर नहीं दिया, तेरा लाइबिलिटी, तेरा इनकम है कि नहीं है? आप लोगों को बात समझ में आया? आप लोगों को बात, दर्श देखो, दर्श चला गया आज, दर्श का क्लास करने का मन नहीं था। समझ में आया सर? Yes, sir. तो रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। अच्छा, सीजेशन का मतलब क्या? कि तुम्हारा लाइबिलिटी और है ही ड्यू टू एनी रीजन, कि तुम्हारा जैसे कई बार होता है ना, मुकुब कर देते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक, सपोज लोन था और नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट कर दिया। जैसे कई बार ऐसे गवर्नमेंट नॉर्मली देखना, बिजनेसमैन को या फिर फार्मर्स को, छोटे मोटे बिजनेसमैन को बोलते हैं, अच्छा चलो यार आपको और नहीं देना है, छोड़ दो, वोट में जीतने के लिए गवर्नमेंट बोलता है, ठीक है। तो ये सब जो लोन मुकुब कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, तो सीज हो गया। तो जितना नहीं दिया वो आपका क्या हो गया? इनकम तो हो गया ना। लोन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इनकम तो हो गया, जितना नहीं दिया उतना इनकम, तो इसको भी डिम्ड इनकम बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी डीम्ड एज इनकम, सेक्शन 44 सबसेक्शन 41 सबसेक्शन। तो ये सभी इनकम है, और इनकम अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में होता है तो उसमें ऐड बैक कर दो। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছে। হ্যালো, কি রে, সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? Yes, sir. तो सब कुछ टोटल करके मेरे को जो टोटल आएगा, इसको हम लोग एक पॉइंट देते हैं, से फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देते हैं एच। ठीक है, एच। अब जो एच आएगा, इसमें हम लोग बाकी जितना पॉइंट्स है, मैंने जी में जो पॉइंट आया था, अब जी प्लस एच करके हमें मिलता है आई। और ये जो आई होता है, इसको हम लोग बोल देंगे सर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम पीजीबीपी, सॉरी पीजीबीपी नहीं, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फ्रॉम बिजनेस और profession। इतना सारा चीज करने के बाद तुम इनकम पे पहुंचते हो। सर एग्जाम में अगर सारा पॉइंट नहीं रहा तो नहीं रहेगा सर, सारा चीज नहीं रहता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आइटम उठा के सवाल कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको जो चीज ऐड कराना के करने का जो तरकीब अभी दिखाया, ये जो ऐड का पॉइंट आया जी के बाद, ये इसमें से एक पॉइंट उठा सकता है। मे बी सैलरी वाला पॉइंट दे दिया, मे बी बैटअप वाला पॉइंट दे दिया, मे बी रेमिशन और सीजन वाला पॉइंट दे दिया, मे बी कोई भी एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन कर सकता है, उसका एडजस्टमेंट में दे देगा। ठीक है, सो यू हैव टू नो कि किस चीज में क्या करना है। ठीक है, हो जाएगा चेक। Sir, আগের পেজটা একটু ভালো। হ্যাঁ। এটা তো হয়ে গেছে। ओके सर। ठीक है सर, चलो। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, पॉइंट क्या है लिखो पहले, तो समझ में आएगा। क्योंकि आजकल आप लोगों को एट ए टाइम दो दो प्रोफेशन लेके चलना पड़ता है ना। एक तो 115 बीएससी और एक ऑप्शनल। ठीक है, जो ऑप्शनल पहले नॉर्मल था, अभी ऑप्शनल मैंने जो नॉर्मल था उसको ऑप्शनल कर दिया, और 115 बीएससी को डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अब रियल लाइफ में क्या है कि जो जैसा सिचुएशंस के साथ जाना चाहता है, जिसको जिसमें बेनिफिट है, फार्मर प्रोफार्मा फॉर
Pro forma for computation of income under the head PGBP under optional tax regime. Taking business income computed under default tax regime. Under section 115 BAC as the starting point. इसका क्या मतलब है कि सर जो प्रोफॉर्मेट फॉर्मेट हम लोग इससे पहले किए हैं सर, जो 115 बीएससी के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट में क्या किए, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल्स, ये इनकम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो एज पॉइंट आ रहा है इसी को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट माने। बात समझ में आया? तो इसी बात को क्या बोला यहाँ पर कि प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम टेकिंग बिजनेस इनकम computed under default tax regime under section 115 BSC as the starting, ठीक है। जो बिजनेस इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, प्रॉफिट को नहीं। इससे पहले हम लोग जो किए थे, हाँ मतलब इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली पीएल को रेक्टिफाई किया, जो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स था। चलिए, ये तो अभी न्यू चैनल है। देखो सर, इसमें हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो क्या किया था, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, ठीक है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट में, है ना। तो ये तो क्वेश्चन था, फॉर्मेट में लिखे जाता क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दिस इज योर ए पॉइंट। बट अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं इसमें नेट प्रॉफिट एज पर पीएल को नहीं ले रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग जो 115 बीएससी में कैलकुलेट किए हैं उसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ही हम लोग प्रोफार्मा को बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो 115 बीएससी में हम लोगों ने सीखा वो तो कंटिन्यू रहेगा, बट कुछ स्पेशल डिडक्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये हम सबको पता है कि ऑप्शनल में डिडक्शंस का सुविधा थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि 115 बीएससी में टैक्स रेट कम है और ऑप्शनल में टैक्स रेट, दैट्स अ वेरी सिंपल। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स और प्रोफेशंस, profits and gains from business and professions, profits and gains from business or profession under section 115 BAC, under section 115 BAC, ठीक है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर अप करने का कोशिश करें। दो कॉलम बना लो सर।
ठीक है सर, इसका जो भी अमाउंट रहेगा इसमें भी आपको कुछ लेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ लेस करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शनल यूज करते हो, इफ यू आर शिफ्टेड आउट फ्रॉम दी 115 बीएससी, देन 115 बीएससी में जितना प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर आपको और एक एक्सपेंडिचर माइनस करने का मौका मिलता है ऑप्शनल्स में, एक्सपेंस अलाउबल एज डिडक्शन। ये डिडक्शंस आपको 115 बीएससी में नहीं मिलता था, ये डिडक्शंस आपको 115 बीएससी में नहीं मिलता था, ये ऑप्शनल में मिलता है, ये 115 बीएससी में डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। उसके बारे में आपको बताना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इंपॉर्टेंट है एडिशनल डिप्रिसिएशन। At the rate 20% of actual cost of new plant and machinery. Additional depreciation at the rate 20% of actual cost of new plant and machinery acquired by SSC acquired by an SSC engaged in the business of engaged in the business of engaged in the business of production of any article, production of any article or thing or generation, transmission or distribution of power. Generation, transmissions or distribution of सर एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा? अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो जहां पर कोई चीज बनता है, गुड्स या थिंग या आर्टिकल बनता है, या फिर कहाँ मिलेगा जहां पर कुछ पावर जनरेशन होता हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहां होता है, जैसे पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ये सब में एक्स्ट्रा एडिशनल 10% 20% डिप्रिसिएशन मिल जाता है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो जो होता है वो तो होता ही है, उसके ऊपर और 20% एक्स्ट्रा। और तो कूलर, হ্যাঁ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক এসি না, মানে জল হচ্ছে, মানে জল ঢালতে হয়
আর ওইটাকে কন্ডেন্স করে বার করতে হবে। राइट। ये सबको आवाज आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है सर, ममता दीदी आ रहे हैं ना, इसलिए। पता है हम लोगों को इस एरिया में ममता दीदी आने वाला है आज, शायद आग भी गया है, या शाम को आएगा शायद। सर मिल लीजिए आप। ठीक है, ममता दीदी आने वाले हैं। ममता दीदी मतलब इलेक्ट्रिक टेस्टिंग चल रहा है कि ताकि उनके भाषण के वक्त किसी भी तरह का गड़बड़ ना हो, नहीं तो मीम्स बन जाएगा। यूट्यूब पे ममता, यूट्यूब और फेसबुक में ममता दीदी के नाम पे इतना मीम्स है, ठीक है, तुम बस देखते रह जाओ, इतना हंसी आता है, बाप रे बाप। मेरा मन जब खराब होता है मैं बस वही उनका मीम्स देख लेता हूँ। बोलता भी है राहुल गांधी का, उसका तो और मजा आता है। हाँ, सबसे मजा आता है कि वो बहुत कुछ बोलने का कोशिश करता है, फिर लास्ट में आ, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने एक्चुअली वो समझा नहीं पाता है ना, तो फिर अल्टीमेटली बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो। ये दर्श तो इतना देर तक कहाँ था रे? सर फोन बंद हो गया है। मतलब सारा रात भर तो फोन चलाया, कल कोलकाता को मैं जिता दिया। फोन नहीं चलाता हूँ, मैं दो दो दिन बाद फोन चार्ज लगाता हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो। मैं अच्छा, टीवी देखता हूँ, टीवी। टीवी देखता है, अच्छा अच्छा। फोन कम चलाना ही अच्छा है। अच्छा, कैमरा ऑफ रहेगा सर ना, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाता है, तब तक चलो। सबको आवाज आ रहा है ना? है सर। स्क्रीन शेयर है? हाँ, ज्वाइन कर लें, बेस्ट। सैनन, ज्वाइन कर लो। कर लिए, ठीक है। नहीं, मेरे को लैपटॉप में अभी मैसेज दिखा, मैं सोचा कि अच्छा, देखो। सो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर आप 115 बीएससी यूज करते हो, ठीक है, तो 115 बीएससी में कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, बट वो डिडक्शंस आपको, जो 115 बीएससी नहीं देता, वो आपको ऑप्शनल टैक्स रेजिम दे देता है, ठीक है। तो जब ऑप्शनल टैक्स रेजिम आपको दे देता है, तो क्या देता है, जैसे कि आपको क्या बताया अभी सर, additional depreciation at the rate 20% of the actual cost of new plant and machinery acquired by an SSC engaged in the business of production of things, article or generation or transmission or distribution of power. पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट इन द सेंस जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, चाहे वो कोल इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर हो, ठीक है, थर्मल पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, ठीक है, जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, वो सब में एक्स्ट्रा 20%। इसमें और एक चीज लिख लो, सेम कॉन्सेप्ट में 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ पुट टू यूज। पुट टू यूज माने, मानो तुमने मशीन तो परचेज कर लिया, पर मशीन परचेज करके तुमने उसको यूज नहीं किया, लेकिन पुट टू यूज कम किया थोड़ा, पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज। अगर तुम्हारा पुट टू यूज 180 दिन से कम है, ठीक है, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इन द ईयर ऑफ परचेज और एक्विजिशन, इसे इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन लिखो, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, माने जिस साल तुमने प्रोडक्ट को परचेज किया मशीन्स को, उस साल तुमने मशीन्स को 180 दिन से कम चलाया, ठीक है। तो अगर तुमने मशीन को 180 दिन से कम चलाया, तो इसका मतलब है कि तुमको तुम्हारा जो टोटल डिप्रिसिएशन 20% था, वो 20 की जगह आधा हो गया, ठीक है। 50% डिप्रिसिएशन आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, और बाकी बैलेंस डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर। Balance depreciation can be claimed in the next year.
दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25। 23-24 का आप 50% ही ले सकते हो, बाकी जो बैलेंस रहेगा वो 24-25 में क्लेम करने का सुविधा देता है। तो बस ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा सपोज তুই 23-24 মেশিন অ্যাকোয়ার করেছিস, তাই 23-24 মেশিন অ্যাকোয়ার করলে 23-24 তোর মেশিনটা তুই 180 দিনের কম ইউজ করেছিস, ঠিক আছে। সাপোজ তুই মেশিনটা অ্যাকোয়ার করে ফেলে রেখেছিস কিন্তু ব্যবহার করিস নি, ব্যবহার করা শুরু করলি প্রথমবার, फर्स्ट टाइम यूज करा स्टार्ट करली, फर्स्ट टाइम यूज करना स्टार्ट किया से फॉर एग्जांपल अप्रैल में परचेस किया, और उसके बाद एग्जांपल से फॉर एग्जांपल तुमने मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद तुमने उसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीना होता है। मार्च, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने। अब मानो कि 180 से अगर कम है, अगर 180 से कम है, तो अगर 180 से कम है तो फिर डिप्रिसिएशन जो है वो साल भर का चार्ज नहीं है, वो 10%। बाकी जो है वो नेक्स्ट ईयर तुमको मिल जाए, ठीक है। समझ में आया? Additionally, normally, machine is 15% depreciation. कता 15%. और तो मशीन है डिप्रिसिएशन, Oh, अच्छा. मशीन है डिप्रिसिएशन 15%। दिस इज द एडिशनल डिप्रिसिएशन, सेक्शन 32 देता है। मशीन के लिए तुमको डिप्रिसिएशन 15% मिलेगा, ठीक है, बट दिस इज द एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये मशीन का डिप्रिसिएशन नहीं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिर रुको, लास्ट दिन में हल्का बताया था, चलो आपको मैं दिखाता हूँ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ये देखो किस मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन लगता है, जस्ट अ सेकंड, लुक एट, देख लो सर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर टेंजिबल एसेट्स है, अगर टेंजिबल एसेट्स है तो टेंजिबल एसेट्स में ब्लॉक 1 में क्या है, देखो बिल्डिंग्स, ठीक है, 5%. बिल्डिंग्स। अच्छा, बिल्डिंग्स के सब बिल्डिंग में नहीं, बिल्डिंग्स व्हिच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, जिस घर में आप रहते हो, ठीक है। अगर वो रेजिडेंशियल मैंने बिजनेस का ही है, सपोज आपने फ्लैट रेंट पे दिया अपने ऐसे बिजनेस के लिए ही, जो लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय के रहने के लिए, ये सब बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन नॉर्मली कम होगा, है ना। तो बिल्डिंग्स व्हिच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। हॉस्टल रहने, होटल्स रहने के लिए है, बट होटल को तो लोग अपने मर्जी में यूज करता है, होटल का डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है, क्योंकि होटल में बाहर का लोग जाते हैं, अपना चीज नहीं मानता है, कुछ भी कर सकता है होटल रूम में, ठीक है, तोड़ फोड़ कुछ भी करता रहता है ना, क्या जाता है। बोर्डिंग हाउसेस, बोर्डिंग हाउस भी बच्चा लोग रहता है ना, हॉस्टल है ना, हॉस्टल टाइप का, उस पर भी डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है। ऐसे बिल्डिंग का 5%। बिल्डिंग व्हिच आर नॉट यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, buildings which are not used mainly for residential purpose and not covered by block 1, block 1 में नहीं है बट रेजिडेंशियल भी नहीं है, ठीक है, और 3 में भी नहीं है, मैंने बिलो 3 में भी कुछ बिल्डिंग के बारे में बोला है, उसके लिए 10%। 3 में कौन से बिल्डिंग के बारे में बोला है, देखो, बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑनर आफ्टर 1 सितंबर 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जिस जहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए कुछ बिल्डिंग बनाया गया, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिस बिल्डिंग के नीचे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, which is put to use for purpose of business of providing infrastructure facilities। जैसे रिसेंटली अपने न्यू टाउन में वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक बना है, हम लोगों को रिसेंटली पानी मिला, केस्टपुर में भी उसका सप्लाई घर घर में दिया, आप लोगों के घर पे है? नहीं, 600 लीटर तक फ्री है, पर फैमिली 600 लीटर फ्री है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा करने से पेमेंट का ऑप्शन आता है। घर घर पानी, ये तो प्रधानमंत्री का एक योजना है, जल जीवन मिशन। उस जल जीवन मिशन के तहत रिसेंटली हम लोग को इस बिल्डिंग में भी मिला, हर घर को मिला। इधर तुम लोग उधर टाला का पानी है ना, दमदम साइड में टाला जल ऐसे तो टाला तो दरकार, ठीक है। इधर तो टाला का पानी नहीं है ना, इधर शायद देगा। तुम लोग वहां पर रिजर्वर अपनों का, तुम लोग घर पे नहीं, तुम लोग के घर पे पानी कैसे मिलता है,
खुद के सबमर्सिबल पंप से कि नहीं नहीं, हाँ, जैसे मानो पानी तुम लोग अपने घर के छत पे कैसे उठाते हो, यानी वो वाला पानी अपना सबमर्सिबल से है कि रिजर्वर से है, ये पता करो। ground- ग्राउंड वाटर मैंने सबमर्सिबल निजस्व, हाँ, मैंने जिस पंप से पानी उठाते हो बिल्डिंग पे, वहां पर वो मिट्टी के टांके मैंने पाइपलाइन तुम लोग बनाए, हाँ, पाइपलाइन तुम लोगों ने बनाया, और वो रिजर्वर है, हाँ, रिजर्वर नीचे है, हाँ, ऊपर में जो वो तो टंकी है, हाँ, रिजर्वर अलग होता है। हाँ, रिजर्वर बिल्डिंग के साइड में होता है ना। रिजर्वर में पानी कहाँ से जमता है, वो रिजर्वर का पानी, अगर देखो, अगर ताला का पानी होगा ना, अगर ताला का पानी होगा तो वो रिजर्वर में आके जमेगा, फिर वो रिजर्वर का पानी तुम लोग अपनी छत के टांकी पे लेते हो, ठीक है। तो ये केस्टपुर एरिया में ऐसा सिस्टम नहीं था, ये तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ इधर रिसेंटली, वो सब पानी जो है वो दिया जा रहा है। अब हम लोग अपने बिल्डिंग में रिजर्वर बनाएंगे, और रिजर्वर बना के हम लोग भी टांकी में सेम पानी यूज करेंगे, एटलीस्ट मैंने पीने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि केस्टपुर एरिया का पानी बहुत बेकार है, हार्ड वाटर है, मैक्सिमम कोलकाता का पानी ऐसा है, तो हार्ड वाटर बहुत बहुत ज्यादा है। तो अच्छा हुआ कम से कम पीने का पानी तो मिला, नहीं तो तो ये जो बेचने वाला पानी का मार्केट इतना हाई क्यों है, समझ रहे हैं सर, ये जो 20 लीटर का डब्बा का मार्केट कितना हाई है, 40-40 में बिकता है, ठीक है। सोचो कि कितनी भी चाय में डेली खरीदना पड़े तो लोग वही बैरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बैरल एक एक बैरल 30 टका 40 टका करके दाम पड़ता है, और अगर कोई कंपनी का लेगा तो नहीं, बैरल होने से 60-70 रुपीज, लाइक ले ये सबको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ओके सर, देखो, अच्छा टोटली टेम्पररी अगर होगा तो 40%, जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में यूज होता है ना सर। चलो फिर बाद में मैं आपको वैसे और दिखाऊंगा, फिर आपको मैं मशीनरी का रेट दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग अभी मशीनरी पढ़ रहे हैं ना, तो सर मशीनरी के बारे में नॉर्मल स्टैंडर्ड मशीनरी का 15%, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये देखो ब्लॉक 18 में, प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट 15%, नहीं बोला है, प्लांट मशीनरी 15%, एनुअल डिप्रिसिएशन रेट 15%। मतलब अगर अगर मशीन का वैल्यू 1 लाख का रहेगा, नेक्स्ट ईयर 15% में डिस्काउंट हो जाएगा, मैंने -15 वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 10,000। नेक्स्ट ईयर अगर एसएलएम फॉलो होता है तो नेक्स्ट ईयर फिर 15,000 बनना, अगर डब्ल्यूटी फॉलो होगा तो 85,000 का 15%। इस तरह से अगर मशीन का वैल्यू 5 साल का है तो 5 साल में अगर लाइफ उसका खत्म होता है तो 5 साल, 10 साल होता है तो 10 साल, समझ में आता है सर, ये जैसे अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन करते हो वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आपके यहाँ पर रेट इनकम टैक्स वाले दे देते, इनकम टैक्स जो रेट देते हैं ये बहुत मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर है, समझ में आ रहा है, यही सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो रेट है ये तो रेट है, एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होगा जो आपको, ये एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा डिडक्शंस में होता है ऑप्शनल टैक्सेस में, बुझते पारते? बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, चलो वो भी लिख लो। तो इसका यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम दे, अमाउंट दे दो, लेस एडिशनल का, और एक अमाउंट लिखो सर, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन at the rate 10% of actual cost of plant and machinery and installed
इंस्टॉल ड्यूरिंग previous year 22-23 installed during previous year 22 and put to use for less than साइन दे दो less than 180 days तो क्या बोलता है balance additional depreciation at 10% of the cost of plant and machinery acquired and installed during previous year 23 and put to use for less than 180 days in that year. ठीक है, यानी 22-23 में जब तुमने जो मशीन परचेज किया था लिमिटेड, हम लोग यहाँ पर बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. मैंने यहाँ पर 3 हमने पहले वाला केस क्या पढ़ा कि इस साल जो मशीन मैंने परचेज किया उसका मेरे को 10% डिप्रिसिएशन मेरा पुट्टी यूज 180 डेज से कम है तो मैं पूरा साल का नहीं ले सकता, 10% ले सकता हूँ. तो बैलेंस डिप्रिसिएशन में 23-24 की तो नहीं ले पाऊंगा. ओवरऑल डिप्रिसिएशन 20% मेरे को मिलता है ना एडिशनल डिप्रिसिएशन. तो ये जो बैलेंस हो गया, बैलेंस 10% है, वो मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलेगा 24-25 में. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास बैलेंस डिप्रिसिएशन है, अगर तुम्हारे पास डिप्रिसिएशन है 22-23 का, जो कि तुमको 23-24 में मिल जाना चाहिए. अगर 23-24 में मिल रहा है, अगर 23-24 का बैलेंस अगर आपको 24-25 में मिलता है, सो सिमिलरली 22-23 का बैलेंस तुमको 23-24 में मिलेगा. ये सर नो समझ में है सर? वही बात आपको यहाँ पर कह रहा है कि बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज. ठीक है, इन दैट ईयर उसका जो 10% का टोटल होगा वो तुमको इस बार डिडक्शंस के लिए मिलेगा 23-24 में. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है, तो दोनों को टोटल करके तुमको जो पॉइंट मिलेगा उसको बी बोल दो और ये ए और बी एडजस्ट होके हो जाता है सी, माने ए माइनस बी करके हो गया सी. इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन as per normal और ऑप्शनल प्रोविजन ऑफ द एक्ट. नॉर्मल और ऑप्शनल प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ठीक है, तो बस एक्स्ट्रा एक ही चीज आपको डिडक्शंस के रूप में एक्स्ट्रा मिल जाता है, दैट इज एडिशनल डिप्रिसिएशन, जो 115 बीएससी में अवेलेबल, जो 115 बीएससी में अवेलेबल. लिखिए सब भाई, लिख लो सर. সবার লেখা হয়েছে हाँ या ना? कुछ तो बोलो. ऐसे तो कोई कनेक्टेड हो कि नहीं हो? आवाज नहीं आ रहा है. ऐसे आर्जो, अभिजीत, दर्श, नील, नील तो एखा नहीं আছে, शालिनी, सनन. हाँ सर. यस सर. आवाज दो हमको, हम यहाँ हैं. अच्छा सर, एक नोट लिखो. क्या है ना, आजकल ये 115 बीएससी आने के बाद कुछ बातें थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो एक नोट लिखो. इस फॉर्मेट हो गया सर, फॉर्मेट मैंने कंप्लीट कर दिया. 115 बीएससी में क्या करना चाहिए एज वेल एज ऑप्शनल में क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलता है. मैंने 115 बीएससी में जो मिलेगा वो ऑप्शनल में भी मिलेगा, बट ऑप्शनल में आपको एक्स्ट्रा सुविधा जो है वो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज एडिशनल डिप्रिसिएशन. एक नोट आप लिखो यहाँ पर,
बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझा दूंगा। एन एसएससी, एसएससी माने जिसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन हो रहा है, कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। सर स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है? सर स्पेसिफाइड बिजनेस उसको बोलते हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट ने एक पूरा लिस्ट देके रखा है 35AD के तहत। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप एनएसएससी कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस and exercising the option to shift out or opt out from default tax regime. Default tax माने 115 BSE। ठीक है, an SSC carrying on specified business and exercising the option to shift out from the default tax regime, that is 115 BSE, is eligible for deduction under section 35AD in respect of capital expenditure, in respect of capital expenditure। सर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग जो बड़े बड़े मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग ये सब में खर्चा करते हैं ना, उसका जो खर्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलता है, मैंने बेसिकली अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो वो आपको डिडक्शंस के रूप में छूट मिलता है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड इफ एन एसएससी engaging in the specified business, carrying on specified business and exercising the option to shift out from the 115 BSE is eligible to deductions under section 35AD in respect of capital expenditure। लेकिन साथ में ये भी बोलता है सर, other than land, goodwill and financial instrument। इसको छोड़ के बाकी आप किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। incurred for such business, incurred for such business, subject to fulfillment of certain specified conditions। अगर गवर्नमेंट कुछ कंडीशन बता देता है ना, उसे फुलफिल करना होता है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर डिडक्शन उसको मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा। However, if he pay tax under default tax regime माने 115 BAC, he would not be eligible, तब वो एलिजिबल नहीं होगा। he would not be eligible for deduction under section 35AD। ठीक है, यही इस बार क्या है ना, दो दो सिस्टम को एक साथ चला रहा है गवर्नमेंट, और आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। अच्छा चलो, लिख लिया नोट सबने? क्या रे सर बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? आप लोग बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं। क्या मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। बाकी আছে একটু? ठीक है, लिखे
ऐसे ठीक है ओके। चलो आपको मैं एक लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ एंड इफ पॉसिबल आप लोग लिस्ट को ना पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या लिस्ट आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये लिस्ट आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज देर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शनल टैक्स सिस्टम एंड 115 BSE, ठीक है। ये चक्कर में आपको थोड़ा सा सावधानी में मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ, गड़बड़ करेंगे तो आप भी मुश्किल में पड़ जाओगे। ऐसे तो फॉर्मेट का आइडिया मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिडक्शंस का एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना इसको। Deductions for expenditure incurred for in-house scientific research related to business and contribution to outsider for scientific research, social science और statistical research, ठीक है। माने अगर आप 115 BSE यूज करते हो और अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम माने नॉर्मल प्रोविजन यूज करते हो, तो अगर आप एक्सपेंडिचर खर्चा करते हो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में, सर साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस क्या होता है? सर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिजनेस अगर रिसर्च नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे? R&D, ठीक है। सपोज आपका गाड़ी का कंपनी है, बैटरी का कंपनी है, या फिर इवन पेप्सी कोका कंपनी, ठीक है, मेडिसिन कंपनी, हर जगह में, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, R&D इज एवरीवेयर, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उसको R&D में खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो खर्चा वो करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए करता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये तो बहुत एक क्या बताऊं सर, ये दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बिजनेस एक्सपेंस, समझा करो कि तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तरह का इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप रिसर्च देखो, अच्छा अगर रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे हमारे देश में रिसर्च डेवलपमेंट अभी बहुत कम है कंपैरेटिवली, अगर हमें चाइना अमेरिका जैसे कंपनी के साथ कनेक्ट करो तो इंडिया R&D में काफी पीछे है रिसेंट ट्रेंड में। तो इसमें गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करें, क्योंकि अगर रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे तभी जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो हम दुनिया के दूसरे देशों में उसको बेच पाएंगे, और दूसरे देशों से हम लोग हमें जो इतना ज्यादा मशीनरीज इंपोर्ट करना पड़ता है उससे भी हमें सुविधा होगा, इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा, है ना। तो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली वेरी ईगर, गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग ना करें, माने दूसरे देशों का प्रोडक्ट यूज करना धीरे धीरे बंद कर दें, लेकिन स्टिल मोबाइल टेक्नोलॉजी लैपटॉप टेक्नोलॉजी हम लोग अभी भी बहुत पीछे है। अभी भी हम लोग का ऐसा नहीं आया कि हम लोग एक खुद का लैपटॉप का टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डेवलप कर, इवन स्पेयर पार्ट्स आ भी जाएगा फिर भी हम लोग उस लेवल का बना नहीं सकते। क्वालिटी जिस तरह का क्वालिटी चाइना के पास है, ताइवान के पास है, अमेरिकन कंपनीज के पास है ना, वो हम लोग अभी भी अचीव नहीं कर पाए, बट हम लोग कंजम्पशन सब बहुत करते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर चलो आपको रिसर्च का बात समझ में आ गया कि क्या होता है ये साइंटिफिक रिसर्च का कॉन्सेप्ट। तो डिडक्शंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, माने बाहर के जैसे IIT IIMs वगैरह को पैसा दिया जाता है रिसर्च के लिए, सोशल साइंस के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। आजकल तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बहुत होता है। स्टैटिस्टिकल रिसर्च माने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च करो, सर्वे पोल करो, ठीक है, या स्टैटिस्टिकली देखो कि कितना लोग यूज करता है, कितना मार्केट स्ट्रक्चर है, क्या मेरा प्रोडक्ट बिक पाएगा, ठीक है। सपोज तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज फॉर मेल, ठीक है, मैंने लड़का लोगों के लिए, तो पहले समझना पड़ेगा कि कितना लड़का ऐसा यूज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल फेयर एंड हैंडसम क्रीम, ठीक है। अब फेयर एंड हैंडसम क्रीम मार्केट पे लॉन्च करने से पहले कंपनी जरूर देखेगा, क्योंकि फेयर क्रीम इंडिया में मर्द लोग, ठीक है, मर्द लोग माने लड़का लोग, ठीक है, नॉर्मली ये सब यूज करने का टेक्निक इंडिया में पहले नहीं था। हमारे देश का जो बॉयज कल्चर है, अगर तुम थोड़ा पुराने जनरेशन पे चले जाओ, यूज करता है कोई क्रीम लगाता है मुंह में लड़का लोग? वेरी सिंपल सर, ठीक है। जो लोग 1990s के पहले या 1980 के पहले जो लोग जन्मा है, अगर वो लोग आज तो किसी ना किसी का पापा है सर, ठीक है, बेसिकली जिनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे 1970, 1965, 1960, 1975, ज्यादातर केस में ये क्या है, किसी ना किसी का पापा ही दिखेगा, ठीक है।
सो अब देखोगे पापा लोगों का जनरेशन को देखो, दे आर नॉट वेरी ईगर टू यूज एनी काइंड ऑफ क्रीम, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि क्रीम तो लड़की लोग यूज करते हैं। तो ये कल्चरल चेंजेस, लेकिन हम लोग आज के डेट में नहीं करता सर। हाँ, फीमेल ऑब्वियसली करता है। फीमेल लोगों को पाउडर यूज करना, क्रीम यूज करना, ये सब आदत था, ठीक है, फीमेल में था कॉम्पेरेटिव, मैंने मेल से तो काफी ज्यादा, क्योंकि ये तो होगा ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल नेचुरल थिंग, है ना, क्योंकि फीमेल सज धज का मैंने सज धजने का एटीट्यूड फीमेल का रहेगा और मेल का नॉर्मल एटीट्यूड रहेगा। हाँ, ক্রিমের চলটা যেমন ধর ফেয়ার এন্ড লাভলি, ঠিক আছে, ফেয়ার এন্ড লাভলি কি ছেলেদের জন্য ছিল না মেয়েদের জন্য ছিল? মেয়েদের জন্য ছিল। তাহলে ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম বলে কোনো ক্রিম আগে পাওয়া যেত কি? এখন পাওয়া যায় তো। আমি যখন ক্লাস 9 পড়ি তখন फेयर एंड हैंडसम क्रीमेर एडवर्टाइजमेंट दिया शाहरुख खान, ठीक है, हाँ हाँ शाहरुख खान या कोई भी होगा मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट का ऐसे टैगलाइन था, हाय हैंडसम करके, हाय हैंडसम ऐसे करके आता था। फिर वरुण धवन, ठीक है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे वरुण धवन का एडवर्टाइजमेंट है चारकोल, ठीक है, चारकोल फ्लेवर में फेयर एंड हैंडसम क्रीम, ठीक है, मैंने चारकोल से बनाया एकदम त्वचा को क्लीन दिखेगा, ठीक है, तो मैं यूज करता था स्टार्टिंग, तो काला बदन है ना सर, तो लगता था फेयर एंड हैंडसम लगा कि हैंडसम हो जाऊंगा। वो अलग बात है कि जब लगाते थे, जैसे फेयर एंड लवली लगाने से भी लड़की लोगों का क्या होता है ना, लड़की लोग तो हाथ का भी क्रीम लगा लेता है ताकि फेस के साथ हाथ मैच कर जाए। अब मानो मेरा हाथ काला काला और मेरा फेस गोरा गोरा, ये तो कॉम्बिनेशन से गजब दिखेगा, तो मैं 1-2 बार यूज किया, वो अलग बात है, लेकिन माई पॉइंट इज व्हाट कि मार्केट में कंपनी के एंगल से सोचो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सर्वे करना पड़ता है, माने इंसान का कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पहले तो यूज नहीं करता था ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, कि कितना लोग, जैसे साउथ इंडिया में एक सर्वे करके देखा गया है कि वहां पर लड़का लोग प्लैटिनम का जो ज्वेलरी होता है ना वो यूज करने में बहुत रुचि रखते हैं। प्लैटिनम ज्वेलरी नहीं, गोल्ड में विश्वास ही नहीं, मतलब बेसिकली गोल्ड से ज्यादा लड़का लोग प्लैटिनम ज्वेलरी प्रेफर करता है, गोल्ड लड़की लोग यूज करता है, वो उसका मार्केट है, उसका तो ट्रेडिशनल लॉन्ग लाइफ मार्केट है, लेकिन प्लैटिनम का मार्केट पहले इतना नहीं था, तो साउथ इंडिया में प्लैटिनम का बहुत अच्छा मार्केट है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वहां पर लड़का लोग प्लैटिनम का चीज यूज करता है, जो थोड़ा रिच होता है वो प्लैटिनम खरीदते हैं, प्लैटिनम का बाला पहनेगा, प्लैटिनम का कान मैंने बेसिकली कान ईयर रिंग पहनेगा, ठीक है, जो भी लड़का लोगों का ज्वेलरीज हो सकता है, मार्केट है साउथ इंडिया में। सो ये जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, अगर ये रिसर्च तुम नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि किस चीज का मार्केट होगा और किस चीज का नहीं? समझ में आ रहा है सर? कोर में जाओ तो पता चलेगा, नहीं तो ना आपको लगेगा कि क्या फालतू में टॉपिक दे दिया, अरे फालतू में कुछ नहीं देता है, कुछ तो है तभी ना देता है, ऐसे ही कैसे दे देगा आपको, है ना, इनकम टैक्स भी पागल नहीं है। तो इसमें आपको बोलता है कि नेचर और ऑफ एक्सपेंडिचर और कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, नेचर समझ में आ गया, ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन 35 में आता है। इसमें कहता है दो चीजें, एक अगर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी 115 बीएसई में डिडक्शंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस पे बोलते हैं अलाउबल एज डिडक्शंस, ठीक है, कौन सा डिडक्शन, अगर तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो अलाउ करता है सर, देखो इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस, रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस, उसके खुद के बिजनेस के लिए 35(1) सबसेक्शन 1, अगर तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो साइंटिफिक रिलेटेड, ठीक है, मैंने चाहे वो साइंटिफिक हो, सोशल साइंस हो, स्टैटिस्टिकल हो, एनी काइंड ऑफ, उसमें डिडक्शंस देता है आपको, ठीक है। अच्छा, और भी बोलता है कि नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड सिंस इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी डेबिटेड टू पीए, टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, ठीक है, टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, ये हो गया आपका 115 बीएसई के केस में, ठीक है। अगर सर ये नॉर्मल वाला हो ऑप्शनल टैक्स रेजिम में क्या बोलता है सर, इसमें भी बोलते हैं कि अलाउबिलिटी एज डिडक्शंस, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड सिंस इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएल एंड टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड
पीजीपीपी। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात हो तो दोनों ही अलाउ कर रहा है। सेक्शन 35(1) सबसेक्शन 4 as well as 35 subsection 2, any capital expenditure other than cost of acquisitions of land, any capital expenditure other than cost of acquisitions of land, इसके बारे में कहता है दोनों में अलाउ कर, यानी 115 बीएससी भी अलाउ कर रहा है और ऑप्शनल टैक्स रेजिम भी अलाउ कर रहा है। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझो। बुझते पारली तो घटनाटा और भी कुछ चीजें हैं। देखो ये तो हो गया अपने बिजनेस पे जब लगा रहा है, दोनों में अलाउ हो रहा है। लेकिन जब आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन है, जब आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन है, आउटसाइडर माने आप किसी और इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, खुद का R&D नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो जो रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई यूनिवर्सिटीज है जो रिसर्च कर सकता है, जिनके पास नॉलेजेबल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स हैं, उनको दे रहे हो, खर्चा दे रहे हो। अगर आप 115 बीएससी यूज करते हो तो नॉट अलाउएबल एज डिडक्शंस, ये डिडक्ट नहीं करेगा। एडजस्टमेंट करना है, इफ डेबिटेड टू पीएल टू बी एडेड बैक व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द 8 पीजीपीपी। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ऐड बैक करना पड़ेगा। इफ गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। যদি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে শুধু বলা আছে কিছু করতে হবে না, বাট अगर পিএলএ ডেবিট করা আছে তাহলে অ্যাড ব্যাক করতে হবে। বুঝতে পারছিস? कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स में सेक्शन 35 में चार पॉइंट दिया। 35(1) सबसेक्शन 2 नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। नोटिफाइड माने जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है, माने आप अपने मर्जी से किसी को भी रिसर्च करने दे दोगे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, गवर्नमेंट नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, बट गवर्नमेंट नोटिफाई होना चाहिए। एग्जाम पर्पस में आपको बोल देगा नोटिफाइड बोल के, आपको ढूंढने नहीं जाना है। अगर बोलेगा नॉट नोटिफाइड तो माने बोले ऐसे बोलेगा नहीं। अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंपनी भी रिसर्च करता है, रिसर्च कंपनी होता है। सबसेक्शन 3 नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। 35(2) subsection 2AA, 35 subsection 2AA approved national laboratory, university, IIT, specified person to be used for scientific research undertaken under an approved program। मैंने जो यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम का पार्ट है उसमें तुम खर्चा दे रहे हो, रिसर्च कौन करेगा? ये सब आउटसाइडर वाले करेगा। अगर आप 115 बीएससी यूज करते हो तो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा, और अगर पीएल में डेबिट हो चुका है खर्चा तो ऐड बैक होगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जस्ट बोला है नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कुछ मत करना, जस्ट डोंट टच, मैंने उसको कुछ मत करना। पीएल में डेबिटेड है तो ऐड बैक करना। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप ऑप्शनल में करते हो, ठीक है, ऑप्शनल में ये आउटसाइडर का सारा चीज अलाउ करता है, डिडक्शन देता है। इफ डेबिटेड टू पीएल नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी डेबिटेड ना, डेबिट करना चाहिए, डेबिट हो चुका है तो नो इशू। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे दिया है टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द 8 पीजीपीपी, माने बेसिकली लेस करना है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे दिया है तो पीएल से लेस करना है, क्योंकि आपको लेस करना चाहिए था बट आपने लेस नहीं किया। अलाउड खर्चा है ना, करना चाहिए था पर नहीं किए तो कर लो। माथा में जा रहा है ना सर? इट्स नॉट डिफिकल्ट, कॉन्सेप्चुअल। बिजनेस समझोगे तो समझ पाओगे, बिजनेस नहीं समझोगे तो समझ मुश्किल हो जाएगा। तो सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड पॉइंट्स था। 115 बीएससी में क्या होगा और ऑप्शनल रिजिम में क्या होगा बता दिया आपको, याद रहेगा सबको? क्या रे सन्नाटा क्यों है रे भाई, बोलो। সবাই বুঝতে পারলো কি পারলো না?
एक काम करो सर, हाँ बोलो सर, बोलो, समझ में आया? सर पूछे हाँ ठीक है सर, मुझे तो क्या चीज थोड़ा समझ में आ गया, मेरे को पता है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख लिख के एक बार पढ़ लोगे ना, समझ आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से समझा सर ये दूंगा। सीए का मैट में है ना, ये सीए का मैट में हाँ है। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट हाँ सी के मैट में है। और अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक बार कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना। समझा तो मैं दिया, बस एक बार नोट डाउन कर लेना। तो नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको एक लिखने का आदत हो जाएगा, तो फिर और याद रहेगा। ठीक है, ये सब थोड़ा हटके पॉइंट है। क्या बता, 35, ठीक है, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च 35। हाँ 35, ये वाला जो है सर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इसके बारे में बोला था। 35(1) सबसेक्शन 1 एंड 35(1) सबसेक्शन 4। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो 35 AD। ठीक है, 35 AD। बस ये सब 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 115 PSC में क्या नहीं दे रहा है और ऑप्शनल में क्या दे रहा है। 35D আছে, 35D বলছি একটু পরে। अच्छा सर, और कितना जानना है सर? जानना तो पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अभी नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है एक्चुअली ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, आज और मैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना आपको बोलूंगा कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का रेट चार्ट आपको एक बार जान लेना चाहिए। और एग्जाम में ना ओनली ब्लॉक ऑफ एसेट्स का क्वेश्चंस भी पूछता है। ठीक है, ओनली ब्लॉक ऑफ एसेट्स, आपको कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसेट करके पूछेगा। मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के बारे में लॉ क्या कहता है आपको मैं बता देता हूँ सर। सबसे पहले तो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है, बोलते हैं कि इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट एट एनी सच परसेंटेज ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। रिटन डाउन वैल्यू माने जो लास्ट बैलेंस रहेगा, एसेट डिप्रिशिएट होते होते लास्ट में जो पड़ा रहेगा उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। सपोज 2022-23 में यूज किया और 23-24 में मशीन अभी पड़ा हुआ है, तो लास्ट ईयर का वैल्यू और आज का जो वैल्यू है इसको बोलेंगे हम लोग WDV, रिटन डाउन। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ एसेट के क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इसका डिस्कशन किया गया है। एज ए ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स का एक क्लास है, बिल्डिंग्स का एक अलग है, मशीनरीज का अलग है, प्लांट और फर्नीचर्स का भी अलग है। इंटेंजिबल एसेट्स बीइंग नो हाउ, पेटेंट। नो हाउ माने फॉर्मूला, ठीक है, माने कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला आपके पास, नो हाउ कैसे बनेगा। ठीक है, तो जिसके पास फॉर्मूला या नो हाउ है वो उसको एंजॉय करता है, तो एसेट है। सपोज जैसे कि मानो नो हाउ इन द सेंस, जैसे पेप्सी कोको कोला, उसका फॉर्मूला होता है तो नो हाउ। ठीक है, जैसे मानो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेडिसिन कंपनी का कॉम्पोजिशन, वैक्सीन वैक्सीन का कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है ना, कॉम्पोजिशन। नो हाउ कैसे बनेगा उस कंपनी को पता है, नो हाउ। पेटेंट नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, पेटेंट्स, पेटेंट माने आपके पास कोई पर्टिकुलर आविष्कार है, आपने डिस्कवर किया तो उसको पेटेंट आप करवा के रखो। ठीक है, फॉर्मूला आपने डिस्कवर किया, आप पेटेंट करवा के रखो ताकि कोई और आपसे छीन ना ले। इवन अगर सेकेंड टाइम, हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैंने पेटेंट माने कोई भी ऐसा चीज जिसमें जिस फॉर्मूला को तुमने बनाया उसका पेटेंट करेगा, ताकि सेकेंड टाइम अगर कोई बोलेगा कि ये मेरा फॉर्मूला है वो क्लेम ना कर पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं पेटेंट। कॉपीराइट जैसे मानो मूवी का कॉपीराइट होता है या फिर स्टोरी बुक्स का कॉपीराइट होता है। ठीक है, ये पब्लिशर के पास होता है, सॉन्ग का होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क माने आपके बिजनेस का जो लोगो होता है ना, हाँ बिजनेस का लोगो नहीं होता, जिसके जो बिजनेस का लोगो होता है वही उसका ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क माने उस पर्टिकुलर मार्क से ही आपका बिजनेस का पहचान है। जैसे देखना रिलायंस का एक अपना ट्रेडमार्क है। ठीक है, लाइसेंसेस,
কোনটা ফুড মার্ক বলছিস? মানে খাবারের যেমন ধরো পেটে নিয়ে तो ऑर्डर पीछे में तो तुम्हारा ये अपना वो तो अगर ग्रीन मैंने अगर भेज है तो फिर ग्रीन होता है, वो भेज नॉन वेज का मार्क है, दैट इज नॉट अ ट्रेड मार्क। हाँ वो वैसा ही देता है, ठीक है, दैट्स अ भेज नॉन वेज मार्क, ठीक है। और ट्रेडमार्क माने बिजनेस का जो बिजनेस का लोग है उसको ट्रेडमार्क। लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस का गुडविल नहीं आता इसमें, गुडविल छोड़ के बाकी जो चीजें हैं ये सब चीजों का डेप्रिसिएशन होता है। समझ में है सर? देखो यहाँ पर नो हाउ क्या है? नो हाउ मीन्स एन इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और इन द वर्किंग ऑफ ए माइन, ऑयल वेल माने तेल का कुआं और अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर डिस्कवरी और टेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर विनिंग द एक्सेस देयर टू। ठीक है, माने किसी भी चीज को पाने का या सिस्टम को ढूंढने का जो तरीका है, ठीक है, उस तरीके को बोलते हैं नो हाउ। ठीक है, इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर डिस्कवरी और टेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा। समझ में आ गया सर? एडिशनल डिप्रिसिएशन मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का बता रहा था कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है, 3 तरह का दे दिया 40%। अच्छा, प्योरली टेम्पोररी इरेक्शन 40%, ठीक है, तो बिल्डिंग का कितना रेट हो जाएगा? 5%, 10%, 40%, 40%। बिल्डिंग का 4 तरह का रेट है। फर्नीचर फिटिंग्स का एक ही रेट आता है 10%। फर्नीचर फिटिंग्स का एक ही रेट आता है, ब्लॉक 1 एक ही ब्लॉक है उसका। प्लांट मशीनरी का 3-4 ब्लॉक है। 3-4 क्या सर? 8, 10, 12, 15, 18 ब्लॉक है सबसे ज्यादा। प्लांट एंड मशीनरी का सबसे ज्यादा ब्लॉक 18 ब्लॉक आता है इसमें। जैसे कि देखो, प्लांट मशीनरी में मोटर कार भी आता है। अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वार्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का, एंड पुट टू यूज ऑन बिफोर 31 मार्च 2020। ठीक है, अगर ऐसा मोटर कार है तो 30% डिप्रिसिएशन। अदर देन दोज यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, माने आप बेसिकली माने उसको भाड़े पे नहीं चलाते हो, ठीक है, मोटर कार। अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वार्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक, एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 30%। बाकी मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वार्ड ऑन और आफ्टर 1/4/1990, ठीक है, तो अदर देन मोटर कार मेंशन इन ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 को छोड़ के अगर मोटर कार है 15%। मोटर बसेस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी used in the business for running them on higher accord during the period of this date and before this date 45%. Motor business, motor lorry, motor taxi used in the business of running them on higher other than mentioned in block 3 30%। पूरा लिस्ट है, एक बार प्लीज आप लोग ये लिस्ट को गो थ्रू करके रखें, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट दिन जब आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं आप लोगों को रेट ढूंढना ना पड़े। थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, ठीक है, नॉर्मली मैं रटने नहीं बोलता, बट ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंजिबल्स का रहता है 25%, इंटेंजिबल्स का रहता है 25%। नोट कलेक्ट कर लेना मेरे से जिसके पास नहीं है, और एक बार ना ये ब्लॉक ऑफ एसेट का लिस्ट को एक बार रीड करके रख, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक ऑफ एसेट का जब क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको समझने में आसानी हो। ऐसे अगर इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन है सभी का नहीं पूछते, ज्यादातर केस में मशीन का पूछते हैं, जिसका जनरल रेट होता है 15%। ये सबसे पॉपुलर है, बट क्या पता दिमाग सठिया गया तो कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंटेंजिबल्स पूछते हैं क्योंकि इंटेंजिबल्स का 25% रेट है, फिक्स रेट है, ये पूछते हैं, फिक्स होता है इंटेंजिबल्स का, ठीक है। ठीक है सर, तो आज का क्लास इतना ही रख रहा हूँ सर, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीक करेंगे, और नेक्स्ट वीक कैलकुलेशंस होगा, नेक्स्ट वीक से कैलकुलेशंस होगा, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आया बट क्लास खत्म हो गया। थैंक यू, बाय सर। बाय सर, Thank you so much. बाय सर, बाय सर। यस सर, बाय।